हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से ऑल्टरनेटिंग करंट की एक और वीडियो लेके आए हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स होते हैं उसके बेसिकली कंपोनेंट्स। तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम। तो बेसिकली हमारे जो कोई भी ऐसी सर्किट होती है, इट मींस कोई भी हमारे पास क्या है, एसी सर्किट। एसी सर्किट के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं और 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट हो गया अपने पास रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली सिंबल पता ही है हम लोगों को, और ये इसका। और दूसरा होता है इंडक्टेंस, कॉइल इट मींस, और तीसरा होता है हमारे पास कैपेसिटेंस। बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं और हमें क्या करना है, इन तीनों कंपोनेंट्स पे पहले इंडिविजुअली स्टडी करनी है, राइट। ओनली सिर्फ कैसे कि सिर्फ रेजिस्टेंस की सर्किट, इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस, फिर हमें कॉम्बिनेशन करना है दो का, और फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे करने में हमारे पास आने कई वीडियोस आ जाएंगे इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले एक एक कंपोनेंट्स पे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं कि किसी एसी सर्किट के पास अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हो, क्लियर। तो बेसिकली ना इसको समझना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। ये जो मैं आपको कराऊंगा स्टेप वाइज कराऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा अपने पास वो रहेगा सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले स्टेप फॉलो करेंगे, मानते फर्स्ट स्टेप अपने पास वो हम करेंगे सर्किट डायग्राम। और एक रेजिस्टेंस वाली सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम क्या होगा, बहुत बेसिक सा। ये एक रेजिस्टेंस ले लिया आर और इसको अप्लाई कर दिया किसी एसी सोर्स से, क्लियर। अप्लाई किया। तो दूसरा होता है स्टेप अपने पास ईएमएफ कितना होगा। तो हमें पता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना होता है, तो वो होता है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे करंट की इक्वेशन बनाएंगे, करंट। अब रेजिस्टेंस के लिए हम करंट ऑलरेडी लास्ट लेक्चर वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आती है मेरे पास I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम करंट। साइन ओमेगा टी क्या बता रहा है, ये फेज एंगल को बता रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दोनों का फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो इट मींस क्या है, यहाँ पे E एंड I इनके पास कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर ये फेज डिफरेंस नहीं है सो ये दोनों चेंज टुगेदर। तो ये दोनों एक साथ ही चेंज करेंगे, यानी अगर ईएमएफ जिस रेट से चेंज होगा उसी रेट से हमारे पास करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि इनके अंदर अभी हमने शो किया है कि यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो अपने पास रहेगा वो रहेगा अपोजिशन टू करंट। इट मींस करंट को कौन अपोज कर रहा है, क्लियर। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू B अपॉन में I। तो सेम E बाई I इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगा तो साइन ओमेगा टी एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच गया E नॉट अपॉन में I नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा R। तो एक रेजिस्टेंस सर्किट में करंट को अपोज कौन करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है R। तो ये हो गया ऑपोजिशन टू करंट। तो ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, हमारा कंपोनेंट है जिसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो होगा वो रहेगा अपने पास इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा, वेव डायग्राम। अब बेसिकली हम लोग साइनसॉइडल वेव बना ही चुके हैं,
तो उसमें कोई इशू होगा नहीं अपने को। एक तरफ ये जो है इस पे हमने ईएमएफ और करंट दोनों रिप्रेजेंट कर दिया और ये बता रहा है हमारा ओमेगा टी एंगल यानी फेज एंगल को, राइट। तो चलिए अब पहले सबसे पहले क्या बन रहा था, ईएमएफ। ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बना चुके हैं इसका, ये हो गया ग्राफ। तो बेसिकली ये हो गया ईएमएफ और ये वैल्यू हो गई अपने पास ई नोट। अब ईएमएफ जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसी रेट से करंट भी चेंज कर रहा है, लेकिन करंट अपोज होके आ रहा है अपने पास रेजिस्टेंस की वजह से। तो करंट को हम कर देते हैं किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट, आप डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट की इक्वेशन, तो ये हो गया आई और ये वैल्यू हो गई आई नोट। क्लियर। तो ये तो हो गया वेव डायग्राम। दोनों का वेव डायग्राम कैसा है, साइनसोइडल ही बनेगा। और ये तो पता है हमें कि ऑल्टरनेट में क्या बनता है, सारा साइनसोइडल बनता है। ये पिछले क्लास में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास रहेगा फेज डायग्राम या फेजर डायग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम भी कुछ ऐसी, तो फेज डायग्राम के बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ऑसिलेशन चैप्टर में। अगर आपको याद हो तो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ रिमाइंड कराता हूँ, एक बार रिमाइंड कराते हैं, आपको याद आ जाएगा कुछ। वहां पे कुछ ऐसा केस होता है अपने पास, राइट, कि एक पार्टिकल जो है वो इनिशियली यहां से चल रहा है पॉइंट ए से, जो कि ओमेगा टी, ओमेगा वेलोसिटी जाता है तो टी टाइम में ओमेगा टी क्या करता है, एंगल क्रिएट करता है। वो ए पॉइंट से फिर यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक एंगल थीटा बना रहा होता है जो कि ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाता है। तो ये फेज डायग्राम होता है जो हमने ऑसिलेशन से बनाना सीखा था। अब इसको हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियली अपने पास क्या है, ईएमएफ रखा हुआ है, ईएमएफ है अपने पास, है ना। ईएमएफ कितना है, ओमेगा टी टाइम पे यहाँ पे आया है, ये ओमेगा टी इतना एंगल क्रिएट कर रहा है, ये हो गया ई नोट। तो ये हो गया ई, इसके पीछे पीछे सेम, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सेम पीछे पीछे आ रहा है आई नोट। तो ये बन गया आई। तो बेसिकली ये बनेगा इसका फेजर डायग्राम। तो ये चीजें इसमें हमें पढ़नी होती हैं किसी भी एसी सर्किट में। पहले डायग्राम, फिर ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है। करंट में फिर देख, करंट निकालते ही हमें ये पता चल जाएगा कि उनके अंदर फेज डिफरेंस है या नहीं है तो कितना है, नहीं है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट फिर ऑपोजिशन करंट, कौन उसको अपोज करता है, वेव डायग्राम एंड फेज डायग्राम। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट है हमारा इंडक्टर सर्किट। अब सर्किट में सिर्फ क्या है, एक इंडक्टर लगा हुआ बस, ओनली। स्टेप सेम फॉलो करेंगे। स्टेप क्या कह रहा है, सबसे पहला सर्किट डायग्राम। चलिए सर्किट डायग्राम बेसिक सी रहेगी इसकी। एक इंडक्टर लगा दिया, यहां से एक कनेक्शन लगा देंगे ऑल्टरनेट करंट का, ये L। क्लियर। नेक्स्ट ईएमएफ। अब ईएमएफ तो सेम ही रहेगा, अप्लाइड ईएमएफ क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। स्टार्ट करना होगा हमें यहां से, ये दो स्टेप तो लगभग सब में सेम रहेंगे, ये तो वैल्यू सेम रहेगी इक्वेशन की, और डायग्राम अपने को चेंज करते जाना है बस। अब करंट कैसे निकालेंगे, अब हमने पढ़ा है इंडक्टेंस में E इक्वल्स टू माइनस L डी बाय dt। क्लियर। और हमने ये भी पढ़ा लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग कि अप्लाइड ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो अपोज करने की वजह से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L डी बाय dt। चलिए इस dt को इधर ले आते हैं और L को इधर लेके आते हैं, तो क्या बन रहा है, E अपॉन में L dt इक्वल्स टू dI।
तो यहाँ से पता चल रहा है ये इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गई है, तो इंटीग्रेट कर देते तो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन पे क्या होगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली अपने पास ई की वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल, राइट, इंटीग्रेट, ये हो गया डी आई, क्लियर। चलिए ओके, अब ई नॉट बाई एल कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, चल ये हो गया आई, क्लियर। ओमेगा भी बाहर आ गया, ई नॉट ओमेगा एल। अब माइनस कॉस है, चलो इसको माइनस छोड़ दें, कॉस ओमेगा टी। अब इसमें देखिए कंपेयर तो हो नहीं रहा, कंपेयर करने के लिए पहले तो इसे हमें साइन की टर्म में कन्वर्ट करना होगा दोनों को, क्योंकि कंपैरिजन तब होगा जब ईएमएफ और करंट दोनों साइन की टर्म में होंगे। तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये क्लास 10th का बेसिकली है, तो ये तो आई एस इट इज, तो इसके लिए ऐसे याद रख लेना, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट होता है कॉस थीटा, तो हमने ये यूज कर लिया यहाँ से, क्लियर। अब क्या होगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो ये अंदर जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू आई, ये बेसिकली आई की इक्वेशन आ गई है ना। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब कंडीशन क्या है, अपने पास यहाँ ई नोट है तो वहां आई नोट होना चाहिए, तो इसको जरा देखते हैं। अब हमें पता है कि आई कब मैक्सिमम होता है और आई नोट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो आई विल बी मैक्स, कब होगा मैक्सिमम, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू हो 1, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है अपने पास 1, क्लियर। तो इसको 1 पुट कर देंगे इसकी जगह, ये 1 आ गया, तो ये जो नई वैल्यू आएगी करंट की वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, ये आ गई इक्वेशन 2। तो ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल की जगह अपने को क्या पुट करना है यहाँ, आई नॉट, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बेसिकली ये आ गया अपने पास इक्वेशन, खैर अब कंपेयर करते हैं इसको जरा, राइट, कंपेयर करते हैं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आई जो है वो पीछे चल रहा है ईएमएफ से 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या आ रहा है ओमेगा टी से पाई बाय 2, जबकि यहाँ पे ओनली ओमेगा टी है, तो आई क्या कर रहा है, लेग्स behind the EMF by phase angle of pi by 2, यानी I जो है वो पीछे चलेगा हमेशा इंडक्टेंस के केस में 90 डिग्री पीछे रहेगा अपना EMF से, क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस में क्या था, दोनों एक साथ चेंज हो रहे थे, इंडक्टेंस में 90 डिग्री पीछे, तो अपने पास EMF हो गया, आई हो गया, अब क्या रह गया अपने पास, ऑपोजिशन टू करंट, तो ऑपोजिशन टू करंट स्टार्ट कर देंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या करेंगे हम, ऑपोजिशन टू करंट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या है अपने पास, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, राइट, देखिए ये रहा इक्वेशन, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, क्लियर। चलिए
अब ओमेगा एल को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये अगर अपने पास ई नॉट बाई आई नॉट मैंने एक तरफ कर लिया ओमेगा एल, और अब हमें पता है ई बाई आई ही अपोज करता है, तो यहाँ पे ई बाई आई जो होगा वो होगा एक्सएल के बराबर, वेयर एक्सएल ही यहाँ पे क्या है, अपोजिशन टू करंट, यानी एक्सएल यहाँ करंट को अपोज कर रहा है, या इसका दूसरा नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अपना बेसिकली एक्सएल क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टेंस की वजह से जो अपोज कर रहा है करंट को। अब यहाँ से इसको अगर रिजॉल्व करें तो एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, ये आ गया 2 पाई न्यू एल। एसआई यूनिट तो क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी ओम, वही जो किसी भी अपोजिशन टू करंट की होती है, राइट, जो भी अपोज करता है तो ओमेगा। अब यहां से अगर ध्यान से देखें, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो अपोजिशन टू करंट भी इंक्रीज होगा। और ये ऐसा किस केस में होता है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एक तरफ मैं एसी ले लूं और दूसरी तरफ अगर डीसी लूं, एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पर सेकंड, और जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी केस में फ्रीक्वेंसी 0 और एसी की केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लार्ज। तो इसका अपोजिशन टू करंट क्या होगा, वो भी क्या होगा, लार्ज। इसका अपोजिशन टू करंट 0। अगर ये करंट को ज्यादा अपोज कर रहा है तो इट मींस ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, एसी को ब्लॉक कर देगा, जबकि ये क्या करेगा, डीसी को फ्लो करने में हेल्प करेगा, यानी ये डीसी को अलाउ कर रहा है। इट मींस अगर आपको डीसी अलाउ करना है तो आपको इंडक्टिव सर्किट वहां पे यूज करना पड़ेगा, यानी एक्सएल क्या करेगा, अपना फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से डीसी की, वो डीसी को अलाउ कर देगा, वही एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होने की वजह से वो एसी को ब्लॉक कर देगा। तो इसको देखेंगे तो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी सा होता है, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व बना देते हैं। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व। चलिए ये भी हो गया, अपोजिशन करंट हो गया। अब रह गया हमारा वेव डायग्राम और फेज डायग्राम, तो चलो वो करते हैं। फिफ्थ वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम बेसिकली कैसे बनेगा, एक तरफ ई एंड आई, अगेन एक तरफ ओमेगा टी ले लेते हैं हम। अब ईएमएफ का तो अपना चलो, ये अगर ईएमएफ है, ये ई नोट हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, करंट जो है, ध्यान से देखिए, इसके 90 डिग्री पीछे चल रहा है। 90 डिग्री पीछे का मतलब जब ये 90 पे पहुंचेगा तब जाके वो स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा, 90 होगा, ये पाई होता है, जब वो 90 पे पहुंचेगा तब जाके यहाँ पे अपना क्या होगा, वो स्टार्ट होगा करंट, तो इससे लैग करेगा। तो ये हो गया सॉरी करंट का ग्राफ, वेव डायग्राम, क्लियर। दूसरा आता है हमारे पास फेज डायग्राम, 6 फेज डायग्राम। सर फेज डायग्राम इजी है, क्लियर, क्या है, सिंपल। अब क्या है इसमें ईएमएफ, सबसे पहले तो ईएमएफ अपने को पता है, वो ओमेगा टी बना रहा है, तो मान लेते हैं ये अपना ईएमएफ है, ई नॉट ओमेगा टी। अब इससे क्या होगा, इससे 90 डिग्री पीछे, पीछे कहाँ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि हम ऐसे ही वाला डायरेक्शन लेके चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज,
तो इससे 90 डिग्री अप्रोक्स ये हो गया 90 डिग्री पीछे, ये हो गया अपने पास आई नॉट। एंगल कितना हो गया 5/2, तो कितना बचा ओमेगा टी माइनस 5/2 हो गया। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब है तीसरा कंपोनेंट हमारा, यानी अब हमारा एसी में क्या हो जाएगा, ओनली कैपेसिटर के लिए हमें पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए कैपेसिटर के लिए पढ़ते हैं। कैपेसिटर, तो सबसे पहला अगेन फर्स्ट स्टेप करेंगे हम सर्किट डायग्राम से। सर्किट डायग्राम बेसिकली एक कैपेसिटर लगा देते हैं और एक ईएमएफ का सोर्स, ऑल्टरनेट कैपेसिटर सी। दूसरा स्टेप होता है अपने पास ईएमएफ की इक्वेशन, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तक सेम है। तीसरा करंट की इक्वेशन बना लिया हमने। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है डी क्यू इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू होता है सीवी, पढ़ा है ना कैपेसिटर के केस में, क्यू इक्वल्स टू सीवी। तो अगर ये डी क्यू होगा, चार्ज स्मॉल होगा, तो पोटेंशियल भी कैसा रहेगा अपने पास, स्मॉल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, डी क्यू हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आई इक्वल्स टू राइट, पढ़ा हुआ है। तो अब इसको जरा इसकी टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ईएमएफ की टर्म में। डी क्यू इक्वल्स टू सी डी, बोथ साइड में क्या कर रहा हूँ, डी टी से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें इसे करंट में चेंज करना है, राइट, क्योंकि ये हमारे पास चार्ज की इक्वेशन है। अब डी क्यू बाई डी टी तो बन गया हमारे पास करंट, सी डी बाई डी टी, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, ये हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, चलिए ये तो यही रहेगा, सी ई नॉट बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्ट कर देते हैं, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होता है ओमेगा। तो अपने पास आ गया सी ओमेगा ई नॉट cos ओमेगा टी। अब अगेन अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ ई नॉट है, और जबकि वहां सी ओमेगा ई नॉट, यहाँ आई नॉट बनना चाहिए और ये साइन होना चाहिए। ये वो cos हो गया, ये साइन हो गया। अब हमें पता है cos, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये क्या होगा, आई इक्वल्स टू सी ओमेगा ई नॉट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। इसको चेंज कर लेते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपने को क्या बनाना है, इसको मैक्सिमम करंट, तभी तो कंपैरिजन होगा। मैक्सिमम ईएमएफ है, तो आई का मैक्सिमम होता है, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मैक्सिमम होगा, और वो होती है 1 पे। अब इसकी जगह 1 कर दूंगा मैं यहाँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो आई नॉट इक्वल्स टू सी ओमेगा ई नॉट, इक्वेशन बन गई सेकंड। अब सी ओमेगा ई नॉट को इसमें पुट करेंगे, आई नॉट सी हो गया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे क्या है, ई आई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इट मीन्स इंडक्टेंस में 90 माइनस हो रहा था और यहाँ पे 90 प्लस, तो ये क्या करेगा, ये आगे भागेगा हमेशा ईएम से, यानी आई जो है लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2। इट मीन्स
जब ईएमएफ 0 होगा आई ऑलरेडी 90 डिग्री पहुंच चुका होगा, आधा बन चुका होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमेशा क्या रहेगा, उससे आगे रहेगा। क्लियर? तो चलिए ये तो निकल गया हमारा। पहला रेजिस्टेंस में सेम फेज, इंडक्टेंस में लैग करता है और कैपेसिटेंस में लीड कर रहा है। क्लियर? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपोजिशन टू करंट। इस इक्वेशन को लेते हैं हम ऐसे सेकंड, सी ओमेगा ई नॉट। तो अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट आई नॉट इक्वल्स टू सी ओमेगा ई नॉट। तो अपने को पता है ई नॉट बाय आई नॉट होता है अपोजिशन। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा लेते हैं हम एक्सी के बराबर। यहाँ पर एक्सी है अपना अपोजिशन टू करंट, या इसको कह सकते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर? अब जरा इसको उठाते हैं यहाँ से, तो एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू सी। तो एक ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर? ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी, ओम। अब अगेन एक्सी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ रहा है, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी डिक्रीज करेगा, यही कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके पास एक्सी कम। तो फिर से इधर लेते हैं एसी और इधर लेते हैं डीसी। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, लार्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सी स्मॉल, इसका एक्सी इनफाइनाइट 0 है। तो ये क्या करेगा, एसी को अलाउ और ये डीसी को ब्लॉक। क्लियर? सेम है, बस अपोजिट हो गया उससे थोड़ा सा। अब अगर ग्राफ बनाए एक्सी और उसमें, तो ग्राफ आपको पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक तरफ फ्रीक्वेंसी और एक तरफ एक्सी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हो गया। क्लियर? अब रह गया अपने पास वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, चलिए स्टार्ट करते हैं वेव डायग्राम। तरफ ई एंड आई, तरफ ओमेगा टी। तो ईएमएफ को पहला बना लेते हैं, क्या आ गया, ई नोट। अब क्या करेगा, ये 90 डिग्री पर है, राइट? यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट। करंट अगर लीड कर रहा है तो क्या होगा, जब ये 0 पे होगा तब वो ऑलरेडी 90 बन चुका होगा, राइट? तो ये होगा कुछ ऐसे करंट, वैल्यू हो जाएगी हाई नोट। ठीक है, ये ना थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा सेंटर से जाएगा, तो आई ये हो गया आई नॉट। ठीक है, अब आ रहा है फेज डायग्राम अगला, या फेजर डायग्राम। चलो अब इसमें क्या होगा, अब ईएमएफ तो अपनी अपनी जगह पे ही है हमारे, ये ईएमएफ अपने पास। क्लियर? ई नॉट ओमेगा टी डिस्टेंस में करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो लीड मतलब इससे 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री ये हो गया। आई नॉट 90 डिग्री, ये हो गया आई, ये हो गया
ई। ये हो गया इसका फेज डायग्राम, जो कि क्या कर रहा है, इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो हमारे हो गए तीनों कंपोनेंट यहाँ पे फिनिश। क्लियर? अब इन पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिक से, जिससे थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस पे जो न्यूमेरिकल काफी इजी आते हैं। क्लियर? तो पहला न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 ओम आयरन is connected to 220 volt 50 cycle wall plug. What is peak potential difference, average potential difference and RMS current? गिवन है कि एक रेजिस्टेंस है 100 ओम, ERMS अपने को गिवन है। ये जो हमेशा गिवन होता है ये होता है ERMS, अगर जब तक क्लियर ना कराओ पीक है। और फ्रीक्वेंसी है अपने पास 50 साइकिल्स या 50 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। पीक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पीक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ERMS इक्वल्स टू होता है E नॉट बाय √2। ये होता है पीक, तो E नॉट बराबर हो गया ERMS इंटू √2। ERMS की वैल्यू कितनी है 220, √2 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 311.08 वोल्ट। ठीक है? अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, अपने को निकालना है एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 2 E नॉट बाय पाई, ये होता है एवरेज, EM फॉर मीन। ठीक है? तो 2 E नॉट की वैल्यू अभी निकालिए 311.08, पाई की वैल्यू होती है 3.14। बेसिकली इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 198.15 वोल्ट। अगला कह रहा है आरएमएस करंट। अब ये सर्किट कौन सी है, प्योर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ गिवन नहीं है। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, ओम्स लॉ लगाते हैं, क्या होता है E इक्वल्स टू IR। कौन सा करंट चाहिए, आरएमएस, तो आरएमएस IRMS इक्वल्स टू ERMS बाय R। ERMS अपने पास 220 वोल्ट, R है 100, इससे कटाइए तो ये आ गया 2.2 एम्पियर। क्लियर? चलिए हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट 50 साइकिल सप्लाई। अब बेसिकली ये क्या है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है करंट, यानी आई नॉट निकालना है, जबकि सिर्फ इंडक्टेंस, ओनली इंडक्टेंस दे रखा है, तो ये इंडक्टिव सर्किट होगी। कनेक्ट किया हुआ है हमारा और ये फ्रीक्वेंसी हो गई 50 साइकिल या 50 हर्ट्ज। क्लियर? अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब अभी हमने पढ़ा है कि जो एक्सेल होता है वो होता है E नॉट बाय I नॉट। क्लियर? अब हमें निकालना है ऐसे E नॉट, यानी I नॉट, सॉरी I नॉट निकालना है, तो अपने पास चाहिए E नॉट और एक्सेल। E नॉट भी नहीं दे रखा है, तो E नॉट इक्वल्स टू होता है ERMS इंटू √2। ERMS अपने को दे रखा 150 इंटू √2, हो गया। इसको वहां पुट करेंगे। एक्सेल इक्वल्स टू होता है अपने पास 2 पाई न्यू एल, तो 2 इंटू पाई। ठीक है? कैसे पुट करते हैं, न्यू की वैल्यू है 50 और एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो आई नॉट कितना आ गया, E नॉट की वैल्यू 150 इंटू √2 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22, यह आ गया 7 इंटू 50 इंटू 2। तो बेसिक से है ये, अगर 3 पर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अपने पास आएगा 0.37 एम्पियर। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑल्टरनेट EMF
ई की इक्वेशन हमें गिवन है, इज अप्लाई टू अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ऑफ 1/pi Henry. Write the equation of instantaneous current through the circuit. What will be the rating of an AC ammeter if connected in the circuit? हमें पहले इक्वेशन बनानी है, पहले इक्वेशन काम करते हैं। तो देखिए ये E इक्वल टू दे रखा है 220 sin 100 pi t, और जनरल इक्वेशन जो हमारे पास बनती है होती है E नॉट sin 2 pi न्यू t, ओमेगा होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 pi न्यू, राइट। अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो E नॉट तो मिल गया अपने को 220, चलो एक काम तो खत्म, और 2 pi न्यू इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है हमारे पास 2 pi न्यू जो है वो 100 के बराबर है, तो 100 पाई के बराबर है, पाई से पाई खत्म, तो न्यू इक्वल टू बच गया अपने पास 50 हर्ट्ज। चलो ये काम भी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना, आई निकालना है। बेसिकली आई निकल जाएगा तो वैल्यू अपने पास आई जानी है। आई कैसे निकलेगा, इसकी हेल्प से, तो आई नोट इक्वल टू क्या होगा, ई नोट बाय एक्सएल, और एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू एल। तो एक्सएल यहां से निकालेंगे अगर 2 पाई न्यू की वैल्यू है 50, एल की वैल्यू 1/5, पाई से पाई खत्म, तो ये आ गया 100 ओम, एक्सएल आ गया 100 ओम, तो आई नोट निकल गया। ई नोट अपने पास कितना है 220 100, तो 2.2 एम्पियर। अब इक्वेशन बना देते हैं, होती है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये तो एज इट इज हमारे पास गिवन है, आई नोट चाहिए था, निकल गया आई इक्वल्स टू 2.2 साइन 100 पाई टी, ये हो गया। अब कह रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन एसी एमीटर इफ कनेक्टेड इन द सर्किट। एसी एमीटर कह रहा है कितनी रीडिंग निकालेगा, इट मींस हमें निकालना है आईआरएमएस, क्लियर, आईआरएमएस निकालना है। तो आईआरएमएस इक्वल टू अपने पास होता है आई नॉट बाय √2, और आई नॉट आया अपने पास 2.2, ये होता है 1.414, तो आईआरएमएस यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1.556 एम्पियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance, current, RMS and peak in the circuit. चलिए पहले इतना करते हैं, आगे बाद में बढ़ते हैं। एक 15 यानी 15 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, राइट, 10⁻⁻⁶ फैराड। ये अपने को बेसिकली एक कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस की एक सर्किट होगी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगी, जिसके अंदर ERMS अपने को गिवन है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC इक्वल टू होता है 1/ωc, या बेसिकली होता है 2 पाई न्यू सी, राइट, यही होता है अपने पास। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/22/7, फ्रीक्वेंसी 50, सी है 15 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻6, 2 इंटू 50 सॉरी 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15, $330, 15 दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, इसकी वैल्यू आएगी 212 ओम, फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है करंट निकाल लो, वो भी आरएमएस और पीक दोनों। चलिए कैसे निकालेंगे, तो आई आरएमएस इक्वल्स टू ई आरएमएस अपॉन में एक्सी,
राइट। ई आर एम एस अपने को दे रखा है 220, ये हो गया 212। इट मीन्स 212 को डिवाइड करके पता चल रहा है कि 1 से छोटा ही होने वाला है, तो 1.04 एम्पियर। सेकंड निकालना है आई नोट, जो कि होता है आई आर एम एस इंटू √2, यही होता है। आई आर एम एस निकाल चुके हैं हम, 1.04 इंटू 1.414, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.47 एम्पियर। कह रहा है कि अब आगे का पार्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। अब देखो XC इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई न्यू C, तो इट मींस XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स कर देते हैं, तो XC क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपल सा XC डैश कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा XC/2, राइट। कैसे, तो देखिए ये 1/, इसको मैंने रख दिया 1/2 न्यू। 1/न्यू किसके बराबर है, XC के, तो XC यानी इट मींस ये हो गया हाफ, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा हाफ। अब कह रहा है करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट कोई भी हो तो अपने को पता है कि करंट जो होता है वो होता है E/XC, RMS होगा तो RMS लग जाएगा, E/XC। अगर XC हाफ हुआ है, XC हाफ हुआ है तो करंट कितना हो जाएगा, इनवर्सली है, तो ये हो जाएगा डबल, राइट। करंट हाफ हुआ है तो XC डबल हो गया अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी, at what frequency will it have a reactance of this, what should be the capacity of condenser which has the same reactance as that of frequency। क्या कह रहा है, मतलब एक कॉइल है जिसके पास इंडक्टेंस है 1 हेनरी, क्लियर, एक कॉइल के पास इंडक्टेंस 1 हेनरी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जबकि उसका रिएक्टेंस एक्सेल दे रखा 3142, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट। अब अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेल इक्वल्स टू 2 पाई न्यू एल, क्लियर यहाँ तक 2 पाई न्यू एल, तो यहाँ से न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्सेल फॉर्म में 2 पाई एल, वैल्यू पुट करते हैं, एक्सेल 3142 दो 3.14 एल 1, सॉल्व करते हैं। एक तरह से देखिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये आ गया 500 हर्ट्ज, क्योंकि ये इस पे कट जाएगा, ये 2 एक 0 इस पे एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि नंबर एक्स्ट्रा है, तो आ गया 500 हर्ट्ज, क्लियर। कह रहा है कि कैपेसिटी कितनी होगी कंडेंसर की अगर उसका रिएक्टेंस भी, इट मींस सेम है, एक्सएल इक्वल्स टू अगर XC है और XC ये दोनों कितना होंगे 3142 ओम, तो XC इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा C, जो कि होता है 1/2 पाई न्यू C। तो C की वैल्यू कितनी होगी, C इक्वल्स टू 1/2 पाई XC। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3.14 इंटू 3142, सॉल्व करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी बेसिकली 0.11 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर जो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स के ऊपर था। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे इन कंपोनेंट्स का, तो उससे पहले आप एक बार इस पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, तब जाके वो समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।